जय हिंद। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रामबाण स्टैटिक जीके का, और इसमें से हम 16 नंबर टॉपिक से 19 नंबर टॉपिक तक कवर करेंगे। जैसा कि अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 3-4 दिन से लगातार वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि घर में एक घटना हुई है। दादाजी के लड़के का निधन हो गया है, जो रीवा ज़िले में पोस्टिंग थी, उनके वकील थे एपीओ। लेकिन अभी ठीक है, अभी हम अपना काम करेंगे। तो आज हम ये जो हो तो सेकंड लेक्चर डाल देंगे। सुबह हमने जो हो तो एक लेक्चर और डाला था, और आज ये दूसरा पड़ जाएगा। नाइट में हो सकता है, सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे तक फिर से थर्ड लेक्चर भी आ जाएगा। तो मैं जल्दी से जल्दी कवर कराने के लिए डेडिकेटेड हूँ। तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम अपना जो हो तो लेक्चर चालू करते हैं। और इसमें से हमें एक चीज़ और बताना है कि जो पीडीएफ है तो वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अपना चालू करते हैं लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें से क्या है, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत सरकार ने अगस्त 2023 में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। तो उस योजना का नाम है लखपति दीदी। क्या नाम है? लखपति दीदी। अगला क्वेश्चन देखें तो सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने केसीसी घर घर अभियान शुरू किया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। आगे बात करें तो किस राज्य की सरकार ने जून 2023 में नंद बाबा दूध मिशन योजना चालू की? तो उत्तर प्रदेश ने। आगे बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन है, तो कैसा आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन है। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1975 में। किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने चालू किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए देवी नर्मदे योजना शुरू की गई है। देवी नर्मदे योजना शुरू की गई है, तो वो कौन सी हो जाएगी? नमामि। क्या हो जाएगी? नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे योजना शुरू की गई है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जून 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में पूरे भारत में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए केंद्रीय योजना पीएम कामगार का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है कौन सी योजना आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि और जमीनी स्तर पर अभियान चलाने पर केंद्रित है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में स्थानीय पहलों का समर्थन करती है? तो वोकल फॉर लोकल योजना। अगला क्वेश्चन देखें तो बाघों की संख्या में बहुत कम हो जाने पर उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर है। किस राज्य ने 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन देखें तो जियो पोर्टल ग्रो का उद्देश्य कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना है। तो जियो पोर्टल ग्रो का उद्देश्य क्या है? तो जियो पोर्टल का उद्देश्य ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने होगा, जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार द्वारा आमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना किस विभाग द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई पंचायती राज और पेयजल विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें तो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब शुरू की? तो 2021 में। अगला क्वेश्चन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को किस एजेंसी ने सहायता प्रदान करी है? तो सिडबी ने सहायता प्रदान की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम सुविधा पोर्टल श्रम कानून प्रवर्तन में पारदर्शिता लाने में किस प्रकार का योगदान देता है?
तो 48 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करके सहायता प्रदान करता है श्रम सुविधा पोर्टल। ठीक है, आगे बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुरू की गई तो 2000 में शुरू की गई। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो मेघालय सरकार द्वारा। आगे देखें, पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना है। पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य क्या है? तो स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तो भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना चालू की गई है। स्वरोजगार की सुविधा के लिए 10 लाख तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए। ठीक है, और कब से चालू हुई? तो 2015 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में चालू की गई। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है तो इसके तहत यदि खाते में किसी के अकाउंट में कुछ न्यूनतम राशि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1995 में। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। गरीबी को हटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार को सहयोगदान 5 साल के लिए उपलब्ध है। तो अटल पेंशन योजना के तहत 5 साल का सरकार के द्वारा सहयोग किया जाता है। आगे देखें तो एक जिला एक उत्पाद एक लक्ष्य इनपुट की खरीद सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो एक जिला एक उत्पाद जो योजना है तो इसका उद्देश्य क्या है? ये आपका लिखा है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए? तो किसके तहत प्रदान किए गए? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। बेरोजगारी शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चालू की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसकी प्रमुख योजना है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। आगे बात करें तो कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष चालू की गई? तो 2015 में चालू की गई। आगे बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के 10 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले खोला जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखें, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो सन 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, दूसरी जनसंख्या राष्ट्रीय नीति। अगला क्वेश्चन देखें तो स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2019 द्वारा स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन को कब चालू किया गया था? तो 2019 में। अगला क्वेश्चन देखें तो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमिता को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो गैर प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्र के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? तो सागरमाला परियोजना। अटल पेंशन भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। ऐसे मतलब श्रमिक जिनका जो है तो कार्य निर्धारित नहीं है तो उनको अटल पेंशन योजना मिलती है। आगे बात करें तो स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। आगे बात करें तो भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना चालू की गई? तो 2004 में चालू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? तो ये क्या है? एक ऋण योजना है। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देना और पोषण करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, को 2016 में लॉन्च किया गया था। आगे बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के भुगतान वाले काम की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम गहन कार्य का विकल्प चुनते हैं। आगे बात करें तो गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। आगे बात करें तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जातियों और स्त्रियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन। आगे बात करें तो भारत में हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में चालू की गई। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत 2020-21 में चालू की गई। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? तो 2018 में। आगे बात करें तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2008 में। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 में। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो मोदी जी द्वारा शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1989 में चालू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में चालू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष चालू किया गया? तो 2005 में चालू किया गया। आगे बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया। वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2015 में चालू किया गया। केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया? तो 1986 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना 2 जून 2014 में चालू की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वर्ष 2014 में चालू किया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया? तो अधिनियम का शुभारंभ 2006 में किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिनों का कार्य जो है तो उपलब्ध कराया जाता है न्यूनतम। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 होगी। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो कोक्स से बने शेर। मेक इन इंडिया जो है तो मेक इन इंडिया में जो शेर का जो है तो आपको चित्र दिखेगा जो एक धातु का बना हुआ हमको प्रतीत होता है, जो खोखला टाइप होता है। ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष? तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा 1999 में। अगला क्वेश्चन स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 2016 में। अगला क्वेश्चन किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो 18 से 70 वर्ष के लोग पात्र हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? तो वित्तीय सेवाओं से। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है? तो 10 लाख तक दिया जा सकता है। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना किसके लिए शुरू की गई? तो ये पशुओं के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए शुरू की गई। कुसुम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय
सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किस कक्षा के लिए है? तो प्री नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए समग्र शिक्षा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया गया है? तो मेघालय में। आगे बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो 2 लाख रुपए है। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी स्कीम शुरू की गई है? तो वित्तीय समावेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की गई है? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए। गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर एक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप ई समर्पण किसने लॉन्च किया? तो हरदीप पुरी ने लॉन्च किया। किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना चालू की जाएगी? तो कोच्चि में। इंद्रधनुष मिशन बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? तो चेन्नई में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया। हृदय योजना किससे संबंधित है? तो विरासत स्थलों का समग्र विकास से संबंधित है। उदय स्कीम किससे संबंधित है? तो बिजली वितरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 2010 में। किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना शुरू की गई? तो 2000 में। स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो शिक्षा क्षेत्र से है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 25 वर्ष। अबधा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य कितने किसानों को लाभ पहुंचाना? तो 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य है। ठीक है। आगे बात करें तो अटल पेंशन योजना में कितने वर्ग की आयु निर्धारित है? तो 18 से 40 वर्ष की। कौन सी योजना कृषि में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए है? तो महिला सशक्तिकरण परियोजना है। ठीक है। आगे बात करें तो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था। आगे बात करें तो मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से संबंधित है। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो 3000 की प्रदान की जाएगी 1 माह में। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। आगे बात करूं तो किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्र पर प्रायोजित योजना है? तो सबला। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं दूर चिकित्सा हेतु सामाजिक प्रयास योजना दिसंबर 2020 में कहाँ के निवासियों के लिए शुरू की गई थी? तो दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप के लिए चालू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करें तो इसमें माफ करिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा इसमें? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाँ ठीक है, ये सही क्वेश्चन है। इसमें से बोला है कि संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित नहीं है। बाकी सभी जो हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत भी बेटियों को ध्यान दिया जाएगा। आगे बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो ये भी उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। संबंधित कौन सा नहीं था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित नहीं है। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य टमाटर प्याज आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना।
आगे बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण करने के लिए अधिकतम आयु कितनी है, तो 70 वर्ष है। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है, तो महिला समृद्धि योजना है। आगे बात करें तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई, तो यह हो जाएगा 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, ये हो जाएगी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, तो अटल पेंशन योजना। आगे बात करें तो वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखते हैं इसमें क्या है आंसर। तो गंगा एक्शन प्लान परियोजना का जो उद्देश्य है तो क्या हो जाएगा, इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना, क्या करना, इसके जल में जो प्रदूषण है उसको हटाना, ठीक है, ये गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है। आगे बात करें तो वित्तीय मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जनधन दर्शक किस योजना के तहत लॉन्च किया है, तो इसको किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है, तो वित्तीय समावेशन पहल के तहत लॉन्च किया गया है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारत में राजमार्गों के नेटवर्क को जोड़ने से संबंधित है। क्विक रिमाइंडर कर लेते हैं यहाँ पे, मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या है, छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे बात करें तो 3 श्रेणी में है, शिशुओं की बात करें तो 50,000 रुपए तक की, किशोरों की बात करें तो 50,000 1 से 5 लाख तक, और तरुणों की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लाभ स्वरोजगार को बढ़ावा देना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, किसका है ये, मुद्रा योजना का। आगे बात करें उजाला योजना, तो इसकी शुरुआत 1 मई 2015 से। ऊर्जा बचत के लिए एलईडी बल्ब का वितरण करना। लाभ क्या है, बिजली की खपत में कमी, पर्यावरण संरक्षण। उपलब्धियां क्या है, 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। योग्यता 18 से 40 वर्ष के आयु के होना चाहिए। पेंशन की राशि कितनी है, 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में हुई। उद्देश्य क्या है, 2022 तक सभी को पक्का घर प्रदान करना। 2 हिस्से होंगे, एक ग्रामीण और एक शहरी। लाभ क्या है, गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान होता है, ठीक है। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है। लाभ क्या है, जीरो बैलेंस खाते, रुपए डेबिट कार्ड बीमा योजना। जीरो बैलेंस खाते मतलब 1 भी रुपए नहीं होगा तब भी आपका खाता बंद नहीं होगा। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसको 16 जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना। लाभ क्या है, वित्तीय सहायता, कर छूट, सरकारी निविदाओं में प्राथमिकता। आगे बात करें हम, अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको लॉन्च किया गया 9 मई 2015 में। उद्देश्य क्या है, दुर्घटना बीमा प्रदान करना। योग्यता क्या है, 18 से 70 वर्ष की आयु होना चाहिए। प्रीमियम 12 रुपए प्रति वर्ष, 12 रुपए प्रति वर्ष जमा करने होंगे। बीमा राशि दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। आगे बात करें तो पीएम सूर्य उदय योजना, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए सोलर पैनल को स्थापित करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में लागू किया गया। 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विस्तारित अवधि 5 साल 2028 तक चलेगा। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया, इसके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रदान करना। वित्तीय सहायता कितनी होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक इसको दिया जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आगे बात करें तो तिथि, इसको कब लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री जो शहरी आवास योजना है तो उसको 2015 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, 2024 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना। पहला लक्ष्य 2022 तक था, ठीक है। आगे बात करें तो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें
तो 24 फरवरी 2019 को चालू किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। लाभ की बात करो तो किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हजार करके। अन्य योजनाओं की बात करें तो अग्निपथ योजना 2022 में चालू किया गया, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2022 में चालू किया गया, और रैंप योजना 2022 में, पीएम श्री योजना 2022 में शुरू किया गया। आगे यहाँ पे बात करें तो युवा 2.0 किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 में चालू किया गया। टेली मानस 2022 में चालू किया गया। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 2022 में चालू किया गया। आगे बात करूं तो डिजिटल शक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 2022 में चालू किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 2022 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो 2019 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023 में चालू किया गया। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 में चालू किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020 में चालू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 में चालू किया गया। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 में चालू किया गया। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 में चालू किया गया। नई शिक्षा नीति 30 जून 2020 में चालू किया गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 में चालू किए गए। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 में चालू किए गए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 में चालू किया गया। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 में चालू किया गया। ग्राम उजाला योजना 2021 में चालू किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 में चालू किया गया। जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 में चालू किया गया। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 में चालू किया गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021 में चालू किया गया। सैग कार्यक्रम 4 जून 2021 में चालू किया गया। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 2021 में चालू किया गया। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 में चालू किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यहाँ पे शायद उज्ज्वला योजना होगा 2.0 10 अगस्त 2021 में चालू किया गया। ठीक है, यहाँ पे उज्ज्वला योजना ही है, गलत प्रिंटिंग है। आगे देखें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 में चालू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 में चालू किया गया। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 में चालू किया गया। आगे बात करें तो पीएम मित्रा योजना 6 अक्टूबर 2021 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 में चालू किया गया। स्माइल योजना 13 फरवरी 2022 में चालू किया गया। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2022 में चालू किया गया। अवसर योजना की बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2022 में चालू किया गया। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 में चालू किया गया। और श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 में चालू किया गया। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो आगे हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में चालू किया गया। और पीछे जो हमने वहाँ पे जो उज्ज्वला लिखा था तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 वो उसकी शुरुआत मतलब दूसरे चरण की शुरुआत 2021 में हुई थी। ठीक है, आगे बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में चालू किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 में चालू किया गया। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 में चालू किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 में चालू किया गया। मेक इन इंडिया
25 सितंबर 2014 में चालू किया गया। डिजिटल इंडिया की बात करें तो 1 जुलाई 2015 में चालू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो 10 सितंबर 2020 में चालू किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की बात करें तो 12 अप्रैल 2005 में चालू किया गया। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2018 में चालू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो 22 जनवरी 2015 में चालू किया गया। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी शुरुआत कब हुई तो 25 जून 2015 में चालू हुई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तो ये 2008 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो सन 2000 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो सन 2015 में चालू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें तो जून 2011 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो 2017 में चालू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 29 जुलाई 2020 को चालू हुआ। स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो 5 अप्रैल 2016 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री उजाला योजना की बात करें तो 1 मई 2015 में चालू हुआ। डिजिटल ग्राम योजना की बात करें तो 2017 में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो 25 सितंबर 2014 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें तो 1 जून 2020 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें तो 25 फरवरी 2019 में चालू हुआ। स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो स्वदेश दर्शन 2014 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो 2020 में चालू हुआ। जल जीवन मिशन की बात करें तो 2019 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की बात करें तो 2021 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना की बात करें तो 2020 में चालू हुआ। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें तो 8 मार्च 2018 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की बात करें तो 12 सितंबर 2019 में चालू हुआ। नमामि गंगे की बात करें तो 10 जुलाई 2014 में चालू हुआ। राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करें तो 2014 में चालू हुआ। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना की बात करें तो 27 सितंबर 2021 में चालू हुआ। अगला टॉपिक हमारा 17 नंबर का जो है तो वो हो जाएगा बंदरगाह पोर्ट। तो हम चालू करते हैं इसे भी। और थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी तो यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कम करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो तो लिंक यूट्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। तो चालू करते हैं इसको। वधा वन बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करें तो मुंबई बंदरगाह जो है तो प्राकृतिक बंदरगाह है। कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है तो केरल में स्थित है। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है केरल में। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक टाइडल जो हो तो बंदरगाह है, मतलब ज्वार भाटा वाला बंदरगाह है, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा लैंड लॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख बंदरगाह हैं तो 200 जो है तो लघु यानी छोटे गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आगे बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम क्या है तो कोलकाता बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू द्वारा बंदरगाह किस शहर में स्थापित किए स्थित है। जवाहरलाल बंदरगाह जो है तो नेहरू बंदरगाह वो कहाँ पे है नवी मुंबई में। जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है तो मोरमुगोआ जो है तो बंदरगाह स्थित है। आगे बात करें तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता को जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है तो तमिलनाडु है। भारत में लगभग कितने बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह हैं तो 13 बंदरगाह हैं। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है तो गोवा है। आगे बात करें हम यदि तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे अधिक सुरक्षित बंदरगाह है तो विशाखापट्टनम। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में है तो गुजरात में स्थित है। पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था तो कांडला बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है तो मुंबई में स्थित है। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है तो कोच्चि को कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत की पूर्वी तट पर स्थित है तो पारादीप स्थित है। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है तो कांडला का रखा गया है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। मोरमुगो बंदरगाह है भारत के किस राज्य में स्थित है तो गोवा में स्थित है। चटगांव किस देश का बंदरगाह है तो बांग्लादेश का। अंटार्कटिका अभियान किस बंदरगाह से शुरू किया गया था तो मोरमुगो बंदरगाह से चालू किया गया था। चाबहार बंदरगाह किस देश में है तो ये हो जाएगा अपने ईरान में, ठीक है।
प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? तो मुजरिस स्थित है। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे बेस्ट समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट समुद्री बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? कराची बंदरगाह हो जाएगा। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है, आगे बात करें यदि हम तो यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो हो जाएगा कांडला। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आगे बात करें तो कौन सा एक पूर्वी तट बंदरगाह है? तो हल्दिया है। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दीघी बंदरगाह स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तट का बंदरगाह है? तो कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करें तो कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो तमरालिप्त जो तो यूज किया जाता था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है तो वो जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। किसको? हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दक्षिण कोरिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? तो रॉटरडैम स्थित नहीं है। दीनदयाल बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो मनीला जो हो तो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोचीन। आगे बात करें तो कुक रिमाइंडर की बात करें तो कोचीन कहाँ पर स्थित है? केरल में। एन्नोर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कांडला की बात करें तो कांडला गुजरात में। मंगलौर की बात करें तो मंगलौर कर्नाटक में। मोरमुगुओ कहाँ पर है? गुजरात में हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो आगे हमारा हो जाएगा मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में। पारादीप ओडिशा में। तूती कोरियन तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा 18 नंबर भारत के राज्य। तो इसे भी करते हैं। 1 नंबर को कितने भारतीय राज्य अपने गठन का जश्न मनाते हैं? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्य अपने गठन का जश्न मनाते हैं। ठीक है, भारत की अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? सन 2000 में आया। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन सी थी? तो कटक थी। उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी? कटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है? तो 32 से 14 किलोमीटर है। 3214। 2022 तक भारत में 28 राज्य हैं। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो 3 सेक्टरों में बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम पड़ा है? तो अंडमान निकोबार के नाम पर है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। भूटान के साथ भारत की सीमा लगभग 700 किलोमीटर साझा होती है। आगे बात करें यदि हम यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर साझा होती है। कौन सा राज्य हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। आगे बात करें तो झारखंड को किस वर्ष
का एक अलग राज्य बना दिया गया था। तो सन 2000 में लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 5। किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? तो 1963 में। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। आगे बात करें हम तो शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की। पटना बिहार की। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की। सिलवास अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका नाम क्या रखा गया है। इसका नाम परिवर्तित किया है अमित शाह जी द्वारा। ठीक है। सिलावास किसकी राजधानी है? तो दादर और नगर हवेली। आगे बात करें तो किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था? तो 2014 में। किस भारतीय राज्य को प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता है? तो असम को। रायपुर किसकी राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग मिनीकॉय द्वीप है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3702 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें तो आगे हो जाएगा गुजरात का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात कर रहे हम तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे बात करें तो रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों से साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है। 2014 में किस राज्य को बनाया गया? तो तेलंगाना में। दिसपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो असम की। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ संयुक्त रूप से है। मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलांग है। केरल में कौन से पड़ोसी राज्य हैं? तो केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। माहे भारत का सबसे छोटा जिला किस राज्य में स्थित है? तो पुडुचेरी में स्थित है। प्रगति सेट की बात करें तो कर्क रेखा भारत में किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा साझा होती है? तो 4 की सीमा साझा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है? तो उड़ीसा नहीं है। ठीक है। मह नसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं। आगे बात करें यदि हम तो आगे निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंद महासागर से सीमा साझा करते हैं? तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आगे बात करूं तो निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो रायपुर नहीं है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उड़ीसा के साथ। कौन सा राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। आगे बात करें तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारती है। ठीक है। आगे बात करें तो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़। आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो धर्मशाला है। आगे बात करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। आगे बात करें तो कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। तो मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आंध्र प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो असम की लगती है। 93 पूर्व देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी क्या है? तो वो हो जाएगी ईटानगर। क्या हो जाएगी? अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे जो हो तो न्यूनतम हो जाएगा।
क्विक रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो तो सीमाएं 8 राज्यों से साझा होती हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी में हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार, झारखंड से साझा होती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम में अरब सागर से। ठीक है, आगे बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान से जो हो तो सीमा साझा होती है। आगे यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा होती है। बिहार की बात करें तो नेपाल और उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा होती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें हो जाएगा सिक्किम, भूटान और असम, बांग्लादेश और इसमें और कौन सा हो जाएगा बिहार, झारखंड। ठीक है, तो इन राज्यों से सीमा साझा होती है। तमिलनाडु की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो कर्नाटक की, तो महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु से सीमा साझा होती है। गुजरात की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से और पाकिस्तान से सीमा साझा होती है। केरल की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और अरब सागर, पश्चिमी अरब सागर से सीमा लग जाती है। पंजाब की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा की बात करें यहाँ पे पंजाब की बात करें तो पंजाब में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान से सीमा साझा होती है। हरियाणा की बात करें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा होती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब और इसके अलावा हरियाणा और उत्तराखंड और तिब्बत और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा होती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा चीन से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा होती है। असम की बात करें तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश। आगे हम यदि बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा होती है असम की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीन से हो जाएगी और म्यांमार से और नागालैंड, असम और भूटान से। मेघालय की बात करें तो असम से और बांग्लादेश से सीमा साझा होती है। आगे बात करें हम तो मणिपुर की बात करें तो नागालैंड से, मिजोरम से, असम से और म्यांमार से। नागालैंड की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से, म्यांमार से, मणिपुर से और असम से सीमा साझा होती है। मिजोरम की बात करें तो असम, मणिपुर, म्यांमार और त्रिपुरा और बांग्लादेश से सीमा साझा होती है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश से और असम, मिजोरम से सीमा साझा होती है। आगे यदि हम बात करें तो आगे हमारा हो जाएगा क्या, सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो हो तो तिब्बत से, नेपाल से और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा होती है। गोवा की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और अरब सागर लगा हुआ है पश्चिम में। झारखंड की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उड़ीसा की बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से सीमा साझा हो रही है। तेलंगाना की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सीमा साझा होती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से सीमा साझा होती है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली की सीमा साझा होती है किससे, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी क्षेत्र की सीमा तमिलनाडु से, कराईकल क्षेत्र की सीमा तमिलनाडु से, माहे क्षेत्र की सीमा केरल से और यनम की सीमा आंध्र प्रदेश से साझा होती है। लद्दाख की बात करें तो उत्तर में चीन से और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से सीमा साझा होती है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान से सीमा साझा होती है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो ये हो जाएगा भारतीय महासागर में एक स्थित द्वीप समूह है, इसकी कोई राज्य से सीमा साझा नहीं होती है। दादर नगर हवेली की बात करें तो दादर नगर हवेली की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से। दमन और दीव की सीमा जो है तो गुजरात और
दीव की सीमा गुजरात से लगती है। दमन की सीमा गुजरात से और दीव की सीमा भी गुजरात से लगती है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये क्या है, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है और इसकी सीमा भी किसी राज्य से साझा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है पासेस यानी दर्रे। तो इसे भी कर लेते हैं, ये छोटा सा है। हिमालय में पांग साउ दर्रा मिलता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, 2022 तक दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क भारत में उमलिंग ला दर्रे से होकर गुजरती है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो रावी नदी। आगे बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटी कुल्लू घाटी से किस दर्रे से जुड़ी हुई है? तो रोहतांग दर्रे से। ठीक है, खारदुला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है। आगे बात करें तो फोटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो भारत में। पाल घाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है? तो पीर पंजाल में स्थित है। खैबर पास पाकिस्तान को किस से जोड़ता है? तो अफगानिस्तान से जोड़ता है। आगे बात करें यदि हम तो किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रे को जाना जाता है। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लिपू लेख। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? तो रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो मोलिंगला स्थित है। खारदुला पर्वत दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो बुमला दर्रा नाम है। गोइचा ला पास किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य को मिलाता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्रेक संधि का निर्माण करता है? तो दीफूला करता है। हिमालय को इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? तो सिपकिला दर्रा नहीं जोड़ता। आगे यदि हम बात करें तो किस दिए गए दर्रे और इनमें से कौन से और इनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 3। ये हमारा बारालाचा दर्रा ये हमारा और सिपकिला दर्रा ये हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और थांगला नीति और लिपू ये हमारे कहाँ पर हैं? तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। ये यहाँ पर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में, और ये जो नीचे वाला है तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करूँ तो कौन सा युग्म में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो लिपू, माफ करिएगा यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ये जो है तीसरे नंबर का, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो माना नीति लिपू ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है। और बाकी ये बारालाचा और सिपकिला ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करें तो लिपू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, संदर्भ में सही है तो ये यहाँ पर हो जाएगा। नाथुला तो ये कहाँ पे है? ये जो हो तो वो पड़ता है कहाँ पे? सिक्किम में। और लिपू ये सही लिखा है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर स्थित है रोहतांग दर्रा? तो ये रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और बोमडीला कहाँ पर स्थित है? तो बोमडीला स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखते हैं हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो जलेपला जो है तो ये कहाँ पर है? जलेपला दर्रा। तो जलेपला दर्रा सिक्किम में। ठीक है, तो ये जो है तो सही सुमेलित नहीं है। आगे यदि हम बात करें तो इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो सिपकिला दर्रा स्थित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है। आगे बात करें तो कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो पाल घाट दर्रा स्थित है। इनमें से कौन सा भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। दक्कन पास इनमें से किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। आगे बात करें तो कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता है? तो सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा ये जो है तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, तो इसलिए यही मेल नहीं खाता है। आगे बात करें तो कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा चीन को सिक्किम से जोड़ता है। किस राज्य में बुमला पर्वत दर्रा स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किस के नजदीक स्थित है? तो तमिलनाडु के तट के नजदीक है। रिमाइंडर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, सिपकिला दर्रा। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर जो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा स्थित है। आगे यदि हम बात करें तो लद्दाख में खारदुला दर्रा, तांगला दर्रा, चांगला दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो सेला दर्रा, दुगरी दर्रा और बोमडिला दर्रा स्थित है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है तो खत्म होता है पूरा टॉपिक, और ये काफ़ी लंबा लेक्चर भी बना है, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक देखना है। यदि स्पीड कम हो तो बढ़ा लेना है, ज़्यादा हो तो घटा लेना है। लगभग 1 घंटे का पूरा वीडियो बनेगा, क्योंकि इसके पहले हमने आधा वीडियो बना करके जो तो रख दिया और दोनों को कंप्रेस करके एक में डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद फिर लगभग 8 से 9 घंटे बाद फिर दूसरा भी वीडियो आ जाएगा, लगभग 4 से 5 बजे नाइट में। तो आप पढ़ते रहिए, अपने पेपर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।